बेलापुर गांव के सुनसान जंगल के इलाके से एक कार तेज रफ्तार के साथ गुजर रही थी, जिसमें बैठा विनय बहुत ही खुश नजर आ रहा था। तभी सीट पर रखा उसका मोबाइल रिंग किया। कॉल रिसीव कर उसने मोबाइल को अपने कान से लगाया और एक हाथ से ड्राइव करने लगा। कॉल विनय के दोस्त गौरव का था। विनय कहता है, क्या हुआ गौरव, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं है? मैंने कहा था ना कि हवेली मेरे नाम होते ही मैं तुझे तेरे हिस्से के पैसे दे दूंगा। 15 दिन निकल चुके हैं, आखिर कब हवेली तेरे नाम होगी और कब तू मेरे पैसे देगा? गौरव ने कहा। विनय कहता है, अरे भाई तू थोड़ा सब्र रख, देरी तो कोर्ट की तरफ से हो रही है। मेरी इसमें क्या गलती है? जैसे ही काम होता है मैं तुझे खुद इन्फॉर्म करूंगा। अब फोन रख, कहकर विनय ने जैसे ही कॉल काटी, अचानक उसकी कार बंद हो गई। अरे अब इसे क्या हुआ, कहकर विनय ने जैसे ही सामने देखा, उसके होश उड़ गए। कार गांव के पुराने खंडहर के सामने खड़ी थी। मैं इस जगह कैसे आ गया, कहकर विनय ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की। अरे ये क्या बकवास है, कहकर वो झुझलाता हुआ कार से बाहर निकला। मैं तो अपनी हवेली जा रहा था, फिर इस खंडहर के सामने कैसे पहुंच गया? उसके पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी और उसने पीछे जैसे ही देखा, उसके होश उड़ गए। जब मौत आती है तो इंसान अपनी मौत तय की हुई जगह पर पहुंच ही जाता है। उसके सामने लाल साड़ी पहने हुए उसकी बीवी स्वरागिनी, जो भूत बन चुकी थी, भयानक अवतार में खड़ी थी। उसकी आंखें तेज लाल अंगारों के जैसे चमक रही थीं। उसके हाथों के नाखून किसी खूनी खंजर जैसे नजर आ रहे थे, जिनसे खून टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा था। विनय कहता है, ये नहीं हो सकता, तुम वापस नहीं आ सकती। मैं वापस आ चुकी हूं और तुझसे मिली धोखेबाजी का बदला जरूर लूंगी। नहीं, विनय वहां से भागने के लिए एक तरफ मुड़ा। स्वरागिनी ने उसे अपनी शक्ति से हवा में उठा लिया और फिर तेजी से उसको खंडहर के अंदर पटक दिया। विनय जोर से चिल्लाया और जैसे ही जमीन पर गिरा, स्वरागिनी उसके सामने आ गई। उसने उसकी गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी आंखों में अपने नाखून मारे और उसको अंधा कर दिया। मुझे छोड़ दो, स्वरागिनी कहती है, ये तेरे किए की सजा है धोखेबाज। कहते हुए स्वरागिनी ने विनय की गर्दन पकड़कर पूरे पीछे तक घुमा दिया और एक ही झटके में खत्म कर दिया। अब मैं अपनी मौत का बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी, उसको भी इसी खंडहर में लाकर मारूंगी। स्वरागिनी वापस आ चुकी है। कुछ देर बाद गौरव ने विनय को फिर से कॉल किया और उसका नंबर बंद आ रहा था। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। तभी गौरव की पत्नी आराध्या बोली, क्या हुआ गौरव, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? विनय ने मुझसे एक डील की थी जिसके पैसे मुझे वो पिछले हफ्ते देने वाला था, लेकिन अब ये अपनी नीयत खराब कर रहा है और रोजाना आजकल कर रहा है। आराध्या बोली, अब सो जाओ, उससे कल जाकर मिल लेना। कहकर आराध्या ने उसको गुड नाइट बोला और लैंप बंद करके सो गई। अचानक गौरव को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने स्वरागिनी भयानक रूप में खड़ी थी। यह देखने के बाद उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल स्वरागिनी ने उसका गला पकड़ लिया और हंसते हुए बोली, मुझे मारकर मेरी हवेली के पैसे खाना चाहते थे ना? फिक्र मत करो, अब तुम्हारी भी मौत बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी। सुनते ही गौरव डरकर बहुत जोरों से चिल्लाया और फिर उसकी आवाज सुनकर आराध्या जाग उठी। आराध्या बोली, क्या हुआ गौरव, तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? ऐसा क्या देख लिया? सुनकर गौरव ने उससे कुछ नहीं कहा और अपना डर छिपाते हुए बोला, शायद कोई बुरा सपना देखा था। इतना कहकर उसने आगे कुछ नहीं सुना और चादर ढककर जल्दी से आंखें बंद करके सो गया। उसने अपने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उसका शरीर कांप रहा था। आराध्या इस बात को देखकर हैरान थी। उस रात के बाद से गौरव की जिंदगी झन्नुम बन चुकी थी। रात के समय उसे कहीं ना कहीं स्वरागिनी की आत्मा नजर आने लगी थी और वो इसी तरह डर जाता था और चीखें मारता था, लेकिन आराध्या के पूछने पर वो कुछ नहीं बताता था। एक रात ऐसे ही गौरव चादर से खुद को पूरी तरह ढककर कांप रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। आराध्या इस बात से परेशान थी और जानना चाहती थी कि गौरव इतना डरा हुआ क्यों रहने लगा है।
मैंने गौरव का ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। गौरव को आवाज आती है, खंडहर में मेरी लाश दफन है, वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना मेरी आत्मा विनय की तरह तुम्हें भी मार देगी। इस बार गौरव को आवाज आई तो वो झट से डरी हुई हालत में बेड से उठ गया। उसने देखा कि आराध्या बेखबर सोई हुई थी तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा। आराध्या सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और फिर चुपके से उसके पीछे पीछे चल दी। गौरव घर से बाहर निकलकर घर के पीछे वाले जंगल की तरफ चला गया। आराध्या भी दबे पांव उसका पीछा कर रही थी। गौरव उसी पुराने खंडहर के सामने आकर रुक गया और गौरव ने कहा, स्वरागिनी कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करके मुक्ति दिलाऊंगा। उसके इतना कहते ही वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगीं। एक झोंके ने गौरव को हवा में उठाया और उसको खंडहर में ले जाकर पटक मारा। गौरव को आवाज लगाते हुए आराध्या भी खंडहर के अंदर तक पहुंची। उसको देखकर गौरव चौंक गया और बोला, तुम यहां कैसे पहुंची? यहां खतरा है। आराध्या बोली, गौरव तुम यहां क्यों आए हो? अब गौरव ने उससे कुछ भी छिपाना ठीक नहीं समझा। विनय और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और गांव के सबसे अमीर ठाकुर को एक लड़की थी, स्वरागिनी, जिसके नाम गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। मैं और विनय चाहते थे कि स्वरागिनी को अपने प्यार में फंसाकर वो हवेली अपने नाम कर लूं, लेकिन उससे शादी तो एक ही कर सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि शादी विनय करेगा और हवेली नाम करवाने के बाद उस जायदाद का आधा आधा बंटवारा किया जाएगा। आराध्या बोली, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी, आगे क्या हुआ? शादी के बाद स्वरागिनी हवेली विनय के नाम करने को तैयार नहीं थी और विनय अगर उससे जबरदस्ती करता तो वो समझ जाती। इसलिए मैंने और विनय ने प्लान बनाया कि स्वरागिनी को रास्ते से हटा देते हैं। एक रात विनय ने स्वरागिनी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर हम उसको लेकर यहां आए और हमने उसे मारकर खंडहर में यही कच्ची जमीन में दफना दिया। अगली सुबह विनय ने झूठी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई कि स्वरागिनी अपने किसी आशिक के साथ मुझे छोड़कर भाग गई और अब कुछ दिन बाद यह हवेली उसके नाम हो जाती और मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिल जाते। लेकिन पता नहीं मरने के बाद भी स्वरागिनी वापस कैसे आ गई और वो कह रही थी कि उसने विनय को मार दिया है और अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी अगर मैंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो। सुनकर आराध्या डर गई और बोली, बताओ उसकी लाश कहां पर दफना ही है? हम उसका अंतिम संस्कार करवा देंगे। गौरव कुछ बोलता इससे पहले ही उनके सामने स्वरागिनी खड़ी नजर आई, जिसको देखकर दोनों बेहद डर गए। वह सब मैंने तुझे यहां लाने के लिए बोला था ताकि यह बात अपने मुंह से अपनी पत्नी को बता दें। सिर्फ इसलिए अब तक तुझे जिंदा रखा था। स्वरागिनी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा। प्लीज गौरव को माफ कर दो। नहीं, इसकी मौत तो अब तय है। कहते हुए स्वरागिनी ने गौरव की गर्दन पकड़ी और एक बार फिर दीवार पर फेंक कर मारा और अगले ही पल उसने गौरव का हाथ पकड़कर घर की दीवार पर लगे पुराने से खुटे पर टांग दिया। वह खुटा गौरव के सीने के आर पार हो गया और वह उसी पर टंग कर रह गया। मेरा बदला पूरा हुआ, कहकर उसने आराध्या की ओर देखा और कहा कि मेरे साथ हुई घटना की सच्चाई तुम जाकर मेरे पापा को बताओगी और पूरा गांव मेरी सच्चाई को जानेगा। उस हवेली पर किसी और की गंदी नजर पड़े ये मैं नहीं चाहती, इसलिए पापा से कहना कि उस हवेली में गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाए। अब मैं जा रही हूं, लेकिन अगर आगे से किसी भी लड़की के साथ किसी लड़के ने धोखेबाजी करने की कोशिश की तो स्वरागिनी वापस आएगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।